जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की भी इस वीडियो में हम जीके जीएस के पूरे टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस देखेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए। जो आपकी परीक्षा है साथियों, उसमें जितने भी महीने बचे हैं, मैं कहूंगा इन महीनों में अपने वक्त को, अपने समय को एक सही जगह पे बिताइए। वो कंटेंट पढ़िए साथियों जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और वो चीजें ना पढ़िए जिनका आपके एग्जाम से साथियों कोई लेना देना नहीं है। तो जीके को साथियों हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। 100 सवाल होंगे और आप चेक करिएगा कि इन 100 सवालों में से आप कितने सवाल बिल्कुल सही कर पाते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। देखिए, अगर किसी देश में आपका जन्म हुआ है तो वहां की नागरिकता आपको मिल जाएगी। अगर वंश से है तो भी मिल जाएगी। संपत्ति अधिग्रहण, मान लीजिए आपको किसी देश में संपत्ति मिल रही है तो इस आधार पर नागरिकता नहीं मिलती है। देशीकरण के माध्यम से भी साथियों नागरिकता मिलती है। तो आंसर आपका अगर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए साथियों? 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर कौन थे साथियों? ऋषभदेव थे, है ना, कौन थे पहले? और 24वें कौन थे साथियों? महावीर स्वामी थे। तो कुल मिला के जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की अगर बात करें तो बाबा ऋषभदेव आंसर आपका हो जाएगा। बाबा ऋषभनाथ भी इनको कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ वाराणसी में है या कुम्हार में है, चंपारण में है या पटना में? तो ये सातों चंपारण में है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। यानी कि इस खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? मैं कहूंगा कन्नौज शब्द आएगा। यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। हर्षचरित का लेखक साथियों कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा बाणभट्ट की अगर बात करें तो बाणभट्ट ही हर्षचरित के लेखक है, आंसर आपका डी है। उसके बाद देखिए कह रहे बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? मैं कह सकता हूं ये तंजावुर में स्थित है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी और शेर खान का असली नाम खास साथियों क्या था? फरीद था, है ना, आंसर आपका अगर ए है तो बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो मैं कहूंगा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, आंसर आपका अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो क्या आपका जवाब हो सकता है? मैं कहूंगा श्री गुरु अर्जुन देव जी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि श्री गुरु अर्जुन देव जी के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों क्वेश्चन है, कह दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? सातों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में सवाल आएगा। आप लोग याद रखेंगे 1852 में, यानी कि दादा भाई नौरोजी 1852 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण यानी कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मैं कहूंगा पाषाण युग के 3 प्रमुख काल कौन कौन से हैं? पुरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है, लेकिन ताम्र पाषाण काल नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए संथाल विद्रोह की अगर बात करें तो ये साथियों कब हुआ? तो संथाल विद्रोह तो आपको मालूम होना चाहिए 1855 में हुआ था, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है साथियों?
यानी कि दिल्ली के निरंकारी मैदान में हुई थी, इंडिया गेट में हुई थी, या फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी? आपको ध्यान रखना है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो हुई थी वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। उसके बाद देखिए पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए साथियों, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने ही साथियों हस्ताक्षर किए थे। यानी कि आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था साथियों? विट्ठल भाई पटेल थे। मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, विट्ठल भाई पटेल ही 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो किस अनुसूची में शामिल है? मैं कह सकता हूं साथियों 7वीं अनुसूची में शामिल है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों, संपत्ति अधिग्रहण नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला देखिए भारत के संविधान के कौन से भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का साथियों उल्लेख किया गया है? तो आपको यहां पर याद रखना है कि भाग 4 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा साथियों देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करते हैं। उसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी करते हैं और भारत के राज्यपाल को भी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं करते हैं क्योंकि इनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए 2006। यानी कि भारत में 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 78 आपके सवाल का जवाब होगा। क्या अनुच्छेद 78 आपका जवाब है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस यानी कि कौन से वर्ष तक की आयु अपने पद पर साथियों बना रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष साथियों कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्अवलोकन करेगी? तो यहां पर आपका साथियों जवाब क्या होगा? मैं कहूंगा 243 आई आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 243 के आई के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्अवलोकन करेगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघीय राजभाषा घोषित किया गया है? तो यह साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। चलिए तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अपना दे दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो टारगेट सिलेक्शन चैनल को भी साथियों आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और एक जय हिंद का कमेंट साथियों जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए तो बात करते हैं साथियों कौन सा वो अनुच्छेद है। मैं कह सकता हूं साथियों वो अनुच्छेद 343 का 1 है जिसके अंतर्गत हिंदी को संघीय राजभाषा घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो वो किसकी बात चल रही है साथियों? 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश की अगर बात करें, यानी कि 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश की अगर बात करें, ये आपका जवाब होगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की अगर बात करें तो साथियों ये बहिर्मंडल है ना। बहिर्मंडल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा, यहां पर नहीं बल्कि यहां पर लगेगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा मृत सागर की बात चल रही है। मृत सागर आपके सवाल का जो होगा वो साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 49वीं समानांतर की अगर बात करें तो ये किसके बीच की सीमा रेखा है?
तो मैं कहूंगा साथियों, ये किसके बीच की सीमा रेखा है? ये यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। ये सवाल आपसे साथियों कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो किस क्षेत्र की विशेषता है आपको ध्यान रखना है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल ही आपका जवाब होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम के साथ जुड़ी हुई है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार सिरे पर स्थित है, पूर्वी सिरे पर, पूर्वी सिरे पर स्थित है, उत्तरी सिरे पर नहीं साथियों, ये दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यानी कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ये आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है। यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्वतमाला दक्षिण में क्या साथियों, यानी कि खाली जगह यहाँ पर है, कौन सी पर्वतमाला? दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। तो किस पर्वतमाला की बात चल रही है? मैं कहूंगा विंध्याचल पर्वतमाला की बात चल रही है। ये दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला से घिरी है और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों, नर्मदा की अगर बात करें तो धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। उसके बाद देखिए महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी नदी है। यानी कि सबसे बड़ी नदी आपसे पूछी जा रही है। महानदी की अगर बात करें तो ये नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी, और यानी कि यहां पर एक खाली जगह होना चाहिए, है ना, सबसे बड़ी, और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी है, असम की सबसे बड़ी, ये कहां पर है? ये ओडिशा में है। तो आपको ध्यान रखना है कि महानदी जो है ये ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है और महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए करके बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल किस नदी को इसमें से कहा जाता है? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो दामोदर नदी के साथ जाना चाहिए। बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों केरल की बात चल रही है। यानी कि केरल राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन को साथियों श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। उसके बाद देखिए खेतड़ी, क्या साथियों खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर है साथियों? राजस्थान में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो कौन सा साथियों नहीं है? मैं कहूंगा थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी, ये तीनों है साथियों, लेकिन ये थर्मल पावर नहीं, अब नहीं है। तो यही आपका जवाब है। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष साथियों शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? ये 1881 में शुरू किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए साथियों प्रसिद्ध है? तो किसकी बात चल रही है? वाराणसी की बात चल रही है। वाराणसी शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण की अगर बात करें इनकी जन्म स्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों मुरादाबाद की जब हम बात करते हैं तो इसको पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासन आदेश के तहत संशोधन किया गया था? तो सबसे अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले इसी अध्यादेश के शासन के तहत संशोधन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया
करवाया गया था? तो ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों 50 सवाल आपके हो चुके हैं, अब आपके और 50 सवाल बाकी हैं। अगर आपने यहां तक का सफर तय कर लिया है तो मेरा मानना है कि आप एक लंबी रेस के घोड़े हो, लंबी रेस के साथियों घुड़सवार हो। तो अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो डेली की तरह आज भी साथियों मैं ये क्लास दे रहा हूं और पूरे 100 क्वेश्चंस की साथियों क्लास दे रहा हूं, यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग साथियों देख लेंगे। लगभग 80 से 85 इतनी तैयारी आपको करा दूंगा कि 80 से 85 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लें साथियों अपने एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों जीएसटी दर कितनी है, तो 5% की है, आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए साथियों जिम्मेदार हैं? तो किन की बात चल रही है? नरसिम्हा राव की बात चल रही है, यानी कि नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री ये भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। एशिया के इनमें से कौन सा देश तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो किसकी बात चल रही है? सऊदी अरब की बात चल रही है। सऊदी अरब आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि बियर तथा बुल ये शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इन शब्दों की अगर बात करें शेयर बाजार में साथियों इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है, बियर का और साथियों बुल का। उसके बाद देखिए 2025 में शुरू की गई E0FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या था? तो इसका कार्य क्या था? साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदलना, संपत्ति पर डिजिटल रूप से दर्ज करना, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन दर्ज करना, पुलिस गश्त पर नजर रखना। मैं कहूंगा नहीं साथियों, इसका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला जाएगा, है ना। 2025 में शुरू की गई E0FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य था साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदलना। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? महासचिव कहा जाता है। महासचिव आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या था साथियों? तो महिला सुरक्षा, बाल विवाह, बेटियों को जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। मैं कहूंगा बिल्कुल कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य था बेटियों को जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है ये आपसे पूछा जाए। देखिए सोयाबीन है, मूंगफली है, गेहूं नहीं है। क्यों? क्योंकि गेहूं तो साथियों रवि की फसल है, तो इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। एक्सरे का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो आपको रोएंटजन का नाम ध्यान रखना है। रोएंटजन नहीं साथियों, विलहेल्म कॉनरेड रोएंटजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। नागी पक्षी अभ्यारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों पता कहां पर स्थित है? ये बिहार राज्य में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कह रहे कि निम्नलिखित में से जैव मंडल के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूरी तरीके से प्रतिबंधित है? तो किस क्षेत्र की साथियों यहां पर बात चल रही है आपको भी मालूम होना चाहिए। बफर जोन, संक्रमण जोन, कोर जोन या मैनिपुलेशन जोन? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। कोर जोन आपके सवाल का जवाब होगा, है ना। यानी कि कोर जोन जैव मंडल निचय के किस क्षेत्र में? तो मैं कहूंगा कोर क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। उसके बाद देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, कहां से होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूं साथियों बिजली संयंत्र से होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सितंबर 2025 में आयोजित हॉकी एशिया कप महिला 2025 का विजेता देश साथियों कौन बना था? तो कौन बना था साथियों? चीन बना था। चीन आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो किस सॉफ्टवेयर की बात चल रही है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की बात चल रही है। आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या होता है? तो सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या होता है साथियों? थ्रो बैक थर्सडे होता है। और थ्रो बैक थर्सडे कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग के सामने है। आपसे कहा जा रहा है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बताने की कोशिश कीजिए। तो क्या आइजैक न्यूटन के द्वारा, केपलर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, है ना, या साथियों रोजर बेकन के द्वारा? अगर आपकी परीक्षा में सवाल आए तो केपलर आपको लगा देना है। जोहान्स केपलर ही ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। 37 डिग्री सेल्सियस लगभग कितने के बराबर होता है? कितने फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो ये तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या होता है, तो छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने का कारण नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। बिल्कुल सही, आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ये ठोस विलयन का एक उदाहरण है साथियों। एक मिश्र धातु जो है ये ठोस विलयन का एक उदाहरण है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र की अगर बात करें NaCl है। क्या NaCl ही साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए गुणसूत्र किससे संबंधित है, तो गुणसूत्र की अगर बात करें तो ये आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए मानव रक्त के पीएच का लगभग कितना मान होता है, यानी कि मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों 7.4 होता है मानव रक्त के पीएच मान। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन साथियों किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम रेमंड लिंडबैन है और इनके द्वारा ही ऊर्जा अंतरण के 10% के नियम का प्रतिपादन किया गया था। इनमें से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, आपको ध्यान रखना है नायलॉन की बात चल रही है। नायलॉन आपके सवाल का जवाब है। ट्विटर किसने संस्थापित किया था, तो इवान विलियम्स ने साथियों ट्विटर संस्थापित किया था। उसके बाद देखिए जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हिंदी में तो इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय मुद्रा नोट के भाषा चैनल पर कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाएं साथियों 17 भाषाएं हैं। उसके बाद देखिए भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किस वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया था, तो इसके गठन की अगर बात करें 1927 में साथियों का गठन किया गया था। यह भी आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कहा जा रहा है कि भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, तो 1921 से लेकर 1951 की अवधि को साथियों स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय उपोष्ण, क्या साथियों केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। क्या केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये यूपी के लखनऊ में स्थित है। अगला देखिए, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, यानी कि किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यूएनसीसीटी को साथियों जिम्मेदार माना जाता है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए। उसके बाद देखिए नाग एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, बहुलक्ष्य मिसाइल है, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो अगर आपके सामने ये सवाल आए तो आपको बता देना ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। क्या ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। ताजिकिस्तान की राजधानी साथियों क्या है, तो दुशांबे, आप लोग याद रखेंगे दुशांबे ही ताजिकिस्तान की राजधानी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया था, तो 13 फरवरी को साथियों विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्जेस क्लाउड इनका नाम है और जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा ही नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो मारियो पुंजे इनका नाम है और मारियो पुंजे के द्वारा ही साथियों ये उपन्यास द गॉड फादर लिखा गया था। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों 1894 की, तो 1894 में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समय अवधि में समान विषय का अध्ययन करता है, तो किसकी बात चल रही है, अनुदैर्घ्य की बात चल रही है साथियों। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1997 में शुरू की गई एक योजना थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता देश है, तो किस देश की बात चल रही है, पाकिस्तान की बात चल रही है। पाकिस्तान देश ने भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर किए थे। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये बुलंदशहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो मैं कहूंगा खुर्जा शहर जो है ना, खुर्जा शहर, इसको साथियों सिरेमिक सिटी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार
किसको मिला? तो शिल्पा राव को मिला, है ना। इस सवाल का जवाब जो होगा आपका शिल्पा राव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा? तो जापान करेगा, चीन करेगा, भारत करेगा, इंडोनेशिया करेगा। तो मैं कहूंगा अपना देश भारत करेगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी। सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पैकेज को स्वीकृति दी थी? तो आपको ध्यान रखना है कितने पैकेज को, 69,725 करोड़ रुपए के साथियों पैकेज को मंजूरी दी थी, स्वीकृति दी थी। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो मूंज उत्पाद की अगर बात करें अमेठी और सुल्तानपुर जिले से संबंधित है, संत कबीर नगर जिले से संबंधित नहीं है। तो 1 और 2 आपका जवाब होगा और 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान साथियों ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2020 में शुरू किया गया था, 2020 मई में, यानी कि मई के 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि कितनी थी? तो 20 लाख करोड़ रुपए थी। 20 लाख करोड़ रुपए आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके अलावा साथियों मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं साथियों, तो एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस टेलीग्राम ग्रुप को साथियों आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। या टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर टारगेट सिलेक्शन टाइप कीजिए, सर्च कीजिए तो हमारा चैनल आ जाएगा, येलो लोगो उसका होगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी साथों जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों में ही आपकी काम की चीजें भेजी जाएंगी, एक में क्लासेस वगैरह भेजी जाएगी और इस टेलीग्राम ग्रुप में फ्री पीडीएफ आपको दी जाती रहेगी। और उसके अलावा साथियों ऑल क्लासेस का लिंक भी मैंने दे दिया है। यूपी होमगार्ड के अभी तक जितनी भी क्लास बना चुका हूं मैं, उन सारी क्लासेस को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है ना, एक एक करके साथियों देख लीजिएगा। चलिए तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो ग्रुप्स आपके पास है उसमें शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।